एक और नाम से जाना जाता था, क्या नाम था उनका? फ्लाईमैन। फ्लाईमैन क्यों? क्योंकि फ्रूट फ्लाई बहुत सारे तरीके की फ्लाइज पे, स्पेशली फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद हमने इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी था फ्रूट फ्लाई के ऊपर। वो कौन सा था? अबाउट क्या था वो, इसके बारे में कल पढ़ा था हमने? रेड आई कलर एंड व्हाइट आई कलर, जिसमें हमारा जो रेड आई कलर था दैट वाज अ डोमिनेंट रेड। रेड आई कलर क्या था? डोमिनेंट रेड। तो इन्होंने देखा था कि फ्रूट फ्लाई जब इसे नॉर्मली देखते थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारी फ्रूट फ्लाई के रेड आई कलर है, बट उनको आउट ऑफ नेवर एक दिन एक मेल फ्रूट फ्लाई दिखी जिसका कलर क्या था? व्हाइट। फिर उससे उन्होंने क्या करा, एक होमोजाइगस रेड आई कलर को एक प्योर व्हाइट आई मेल से ब्रीड करा है। तो जब उनको इसका रिजल्ट मिला तो क्या मिला? सारे ही रेड आई कलर के ऑफस्प्रिंग्स मिले, बट दे ऑल वेर क्या? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ट्रेट पे थे। फिर जब इन्होंने इसी का क्रॉस कराया तो क्या मिला इनको कि वापस से इनको सेकेंड जनरेशन में एक व्हाइट आइड मेल मिला, बाकी फीमेल्स मिली रेड आई। तो यहाँ इनको क्या डाउट आया था कि कहीं जो ये व्हाइट आई कलर है ये सेक्स स्पेसिफिक तो नहीं है कि मेल्स में मिलता है फीमेल्स में नहीं मिलता। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या कराया, हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल जो इनको F1 जनरेशन में मिली थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसका क्रॉस कराया किसके साथ? व्हाइट आई मेल के साथ। ये क्रॉसिंग में इनको व्हाइट आइड फीमेल भी मिली, व्हाइट आइड मेल भी मिली, रेड आई फीमेल भी मिली, रेड आई मेल भी मिले। तो इनको यहाँ से ये समझ में आया कि दिस इज नॉट सेक्स स्पेसिफिक, बट ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है ना। जो आई कलर की जीन है ये प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम में। अब क्योंकि फीमेल्स में अगर रेड आई कलर चाहिए तो सॉरी व्हाइट आई कलर चाहिए, तो ये सिर्फ उस केस में हो सकता है जब दोनों ही एक्स पे रेसेसिव जो कि हमारा डब्लू वो प्रेजेंट हो। पर मेल के केस में अगर एक एक्स पे स्मॉल डब्लू है तो उतने में ही मेल व्हाइट आई कलर हो जाएगा। पर फीमेल में दोनों ही एक्स पे क्या होना चाहिए? स्मॉल डब्लू। अगर एक पे कैपिटल डब्लू है, सॉरी कैपिटल डब्लू प्लस है और कैपिटल डब्लू प्लस है तो भी रेड आई रहेगी। एक पे डब्लू प्लस और स्मॉल डब्लू है तो भी रेड ही रहेगी, क्योंकि व्हाइट तो हमारा रेसिसिव ट्रेट है। तो रेसिसिव को एक्सपोज होने के लिए दोनों ही रेसिसिव चाहिए रहते हैं। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट आई मेल में ज्यादा देखने मिली एज कंपेयर टू, पर दिस इज नॉट सेक्स स्पेसिफिक बट दिस इज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको दे दिए थे, पेपर्स अपने लिखे। अब कुछ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इसके बाद हम इनके इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, की ऑब्जर्वेशन बाय मॉर्गन। की ऑब्जर्वेशन बाय मॉर्गन, इस एक्सपेरिमेंट से मॉर्गन को क्या ऑब्जर्वेशन मिले? मीन की ऑब्जर्वेशन बाय मॉर्गन, की ऑब्जर्वेशन बाय मॉर्गन। लिख लिया? चलिए लिखिए इसमें। अब हमने अभी बताया कि क्योंकि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेशियो मेंडल के रेशियो से रिजेंबल कर रहे थे। फर्स्ट में 1:1 का रेशियो था, दूसरे वाले में 3:1 का, है ना। क्योंकि एक व्हाइट आई मेल मिल रहा था, 3 रेड आई फीमेल मिल रही थी। तो लिखिए, रिजल्ट रिजेंबल्स मेंडेलियन रेशियो। रिजल्ट्स रिजेंबल मेंडेलियन रेशियो। रिजल्ट रिजेंबल्स मेंडेलियन रेशियो। ठीक है, ये वाला लाइन क्लियर है? फिर लिखिए, बट रेशियो के सामने लिखते हैं 3:1, है ना। F2 में वहां पर भी हमको 3:1 मिला था, यहाँ भी 3:1। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट डिफर्स बिटवीन सेक्सेस। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट डिफर्स बिटवीन सेक्सेस, कहां पर उनकी आइडिया उनको आया था, कहां पर उनको अनयूजुअल लगा था? जब ये सेक्सेस डिपेंडेंट इनको लगा, है ना। बट रिजल्ट जो है डिफर्स बिटवीन सेक्सेस। थर्ड पॉइंट लिखो, हेंस inheritance is linked to sex chromosome. Hence inheritance is linked to sex chromosome. Hence inheritance is linked to sex chromosome. क्योंकि उनको एक सेक्स स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा था, तो उनको ये समझ में है कि कहीं ना कहीं ये एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन है, ना कि ऑटोसोम। समझ में आया तक सबको? इसके बाद लिखिए, अब
इससे कंक्लूजन क्या है, लिखिए आई कलर जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। आई कलर जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आया सबको? अब एक्स क्रोमोसोम्स पे आई कलर की जीन है, तो क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो रेसेसिव ट्रेट ज्यादा इजीली एक्सप्रेस हो सकता है एज कंपेयर टू फीमेल, है ना? तो लिखिए इसमें, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, सो रेसेसिव ट्रेट expresses easily. So recessive trait expresses easily. So recessive trait expresses easily. And females need two recessive allele to show white eye. And females need two recessive allele to show white eye. Therefore, white eye is more common in male as compared to female. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वाई मेल्स आर मोर, मतलब मेल्स हैव मोर व्हाइट आई कलर देन फीमेल्स, तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज मेल्स में सिंगल रेसेसिव एलील भी एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हाइट आई कलर, हालांकि जो फीमेल्स हैं इसमें होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में ही हमें व्हाइट आई कलर मिलेगा, हेट्रोजाइगस में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेसेसिव ट्रेट है। समझ में आया? सुनने में जिसको समझ में आ गया होगा उसको बहुत इजी लग रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा टर्म्स की वजह से बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर दिस इज वेरी सिंपल थिंग। समझ में? सबको समझ में आ गया यहाँ पर क्यों हमने ये कहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कल मैंने वो जीनोटाइप लिखवा दिया था, मेल्स में कब एक्स डब्ल्यू वाई रहेगा तो हमारा व्हाइट आई कलर रहेगा, फीमेल में कब रहेगा, लिखवाया था कल, फोटो में मैंने दिया था। आप कहो तो मैं फिर से लिखवा दूं। मैं बनवाऊंगी नहीं, बनवाने पे नहीं जाएंगे। बनवाना क्या है, क्या बनवाना है? वो एक्सपेरिमेंट तो समझा दी है ना, उसको और समझना है कुछ? मैं ये पूछ रही हूँ, जो हमने जीनोटाइप लिखना सिखाया था वो आपको समझ में आया था कल कि कब व्हाइट आई फीमेल, वो पूछ रही हूँ मैं। तो जीनोटाइप लिख लोगे ना? तो ये बताओ शनाया कि फीमेल का जीनोटाइप क्या रहेगा जब व्हाइट आई कलर रहेगा? जीनोटाइप कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम अगर व्हाइट आई कलर रहेगा तो? जल्दी से आज दूसरा चैप्टर चालू करना है। तो रेशियो बताओ अभी, हाँ क्यों करा फिर? कैसे, किस स्टेट में हम कहेंगे कि फीमेल का व्हाइट आई कलर है? लिखोगे कैसे उसको? एक फीमेल फ्रूट फ्लाई की व्हाइट आई कलर है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? तो व्हाइट आई कलर है डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू में, स्मॉल डब्ल्यू। तुम बताओ खुशबू, पता है कैसे लिखेंगे? हाँ क्या बोला? एक्स स्मॉल डब्ल्यू, एक्स स्मॉल डब्ल्यू। तो ये उसने नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है एक्स कैपिटल डब्ल्यू और डब्ल्यू। तो इस स्टेट में तो नहीं होगा, हेट्रोजाइगस स्टेट में, है ना? तो देखिए मैं फिर से एक बार लिख दे रही हूँ, अगर क्लियर नहीं है आप लोगों को, कि फीमेल जो रहेगी, फीमेल में हमारी, देखो समझो, ये कैपिटल डब्ल्यू, जो ये डब्ल्यू है ये क्या बता रहा है? रेड आई, ठीक है? और ये बता रहा है व्हाइट आई, ये है हमारा डोमिनेंट, ठीक है? ये है हमारा रेसेसिव। अब एक हमारी फीमेल है, एक हमारा मेल है। फीमेल में रेड आई की कंडीशन कब कब रहेगी बताओ? सृष्टि तुम बताओ, रेड आई फीमेल कब कब रहेगी, बता पाओगे? कैसे लिखूं? पहले फीमेल कब होती है, फीमेल का वो बताओ सेक्स क्रोमोसोम, ऐसे होती है ना फीमेल। और अगर हम रेड आई हमको चाहिए तो कैसे लिखेंगे?
और यहाँ क्या लिखूं, और यहाँ क्या सिर्फ इसी स्टेट में रेड आई कलर रहेगा? और कोई स्टेट है जिसमें रेड आई कलर रह सकता है? कैसे कैसे क्या लिखूं यहाँ पर अभी? एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। हाँ, मतलब प्लस नहीं है ना। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमको रेड आई फीमेल मिलेगी। पर अगर हमको व्हाइट आई फीमेल चाहिए तो कब मिलेगी सृष्टि? स्मॉल डब्ल्यू और एक्स स्मॉल डब्ल्यू, है ना। सिर्फ एक ये ही स्टेट है जिसमें हमें व्हाइट आई फीमेल मिलेगी। ठीक है, अब मेल में हमको रेड आई कब मिलेगी? कैसे लिखूं? और रेड आई कब मिलेगी इसमें, मेल में? इसमें भी डब्ल्यू प्लस है। यहाँ हमको क्या मिलेगी? रेड आई। और व्हाइट आई के लिए है ना। तो यहाँ ये क्या कहने जा रहे हैं कि सिर्फ एक डब्ल्यू ही यहाँ व्हाइट आई ले आएगा। पर यहाँ पर एक डब्ल्यू क्या व्हाइट आई ला पा रहा था? नहीं। यहाँ पर आपको दोनों ही स्मॉल मतलब डब्ल्यू चाहिए नॉर्मल, तब हमको मिलेगी व्हाइट आई। इसीलिए मोर कॉमन इन मेल देन इन फीमेल। तो ये सेक्स स्पेसिफिक नहीं, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। आई कलर की जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो कि है एक्स, और एक्स फीमेल्स में 2 होता है और मेल में। समझ में आया था? तभी तो हम इसके आगे इसका डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ पाएंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। यहाँ तक लिख लिया? अब लिखिए। तो यहां से देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा हमारा इस केस में? ये क्रॉसिंग करी। अब जीनोटिपिक रेशियो बताओ इसको क्या होगा? अच्छा, फ्रूट फ्लाई में वाई 0 होता है ना। मैं वाई को वाई 0 करना, तो बताओ इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा? शनाया तुम बताओ जीनोटिपिक रेशियो इसका कैसे लिखूंगी मैं? 2:2 मतलब 1:1 होगा, है ना। और फिनोटिपिक? फिनोटिपिक 3:1 नहीं फिनोटिपिक में वही होगा। मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में देखना, ये हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल बन रही है ना। तो क्या होगा? या अच्छा चलो ऐसे बताइए, ये क्या बन रहा है? ये कौन सी, ये क्या है? फीमेल। कौन सी? रेड आई। और ये और ये मेल रेड है और ये मेल रेड है। समझ में? रीड कर लोगे आप, रीडिंग हो जाएगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी क्रॉसिंग लिखी? अब F2 जनरेशन पे जाना है। अब देखो F2 जनरेशन में क्या रहा है? 3:1 का रेशियो, 3 रेड आई कलर और 1 व्हाइट आई कलर। ठीक है। अब यहाँ इसमें बताइए जीनोटिपिक रेशियो लिख ही दिया है, और आप रीड कर पा रहे हैं? जीनोटिपिक रेशियो कैसा रहेगा? 1:1 क्योंकि ऐसा और कोई नहीं है, ऐसा ऐसा या ऐसा। तो इस स्टेट में इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:1:1:1। तो ये आता है, ये 1:1 वाला आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था मॉर्गन का, उसमें F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? और फिनोटिपिक? और हमारे मेंडल में क्या था? है ना। तो यहाँ चेंज आया ना। तो ये लिखो, ये मॉर्गन का जीनोटिपिक रेशियो लिखो F2 जनरेशन में, बॉक्स बना के लिख लो। जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन इज 1:1:1। और ऐसा क्यों है दिख रहा है ना? अगर आपको 1:1 के नीचे ये लिखना है तो ये भी लिख लो, इनका रिप्रेजेंटेशन।
दीपक समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास में? तो अब मॉर्गन ने यहां तक हमको क्या क्या बताया, 4 पॉइंट है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, मॉर्गन प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना? ये फर्स्ट टाइम हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा थ्रू मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। इंट्रोड्यूस्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है दीपक, चले आगे। देखिए, यूज ड्रोसोफिला एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, है ना? ड्रोसोफिला को यूज किया था एज अ मॉडल। एंड लास्ट लिखिए, व्हाइट आई जीन इज एक्स लिंक्ड। व्हाइट आई जीन या फिर आई कलर जीन इज एक्स लिंक्ड। अब ये बताइए, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, याद है? डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो, है ना? और जीनोटिपिक वो 1:2:1:1:4, वो जो वो आप निकाल लेना। पर यहाँ क्या हुआ, आपने शायद एक क्लास अटेंड नहीं की थी, पर इसको पढ़ना। डायहाइब्रिड क्रॉस का मेंडल के अकॉर्डिंग रेशियो क्या निकल रहा था? 9:3:3:1 F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो। तो अभी तक तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहा है, इनका रेशियो भी सब। तो यहाँ पर जब क्या हुआ, मॉर्गन के बाद और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काम किया, रेशियो मिलना चाहिए था। डायहाइब्रिड मतलब, डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराना। यार तुम सब्र अपने अंदर लाओ, तुम ऐसी गलतियां करोगी ना, इतनी स्पॉन्टेनियस आंसर और ऐसा पता होने के बाद। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो कैरेक्टर में, हमने वहां लिया था सीड कलर एंड सीड शेप, है ना? तो इसीलिए हमने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो 9:3:3:1 आना चाहिए, वो नहीं आया। ठीक है, अभी तक हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे मॉर्गन के अकॉर्डिंग, है ना? अब यहां पर जब ये रेशियो नहीं आया, तो मॉर्गन को क्या आइडिया मिला अबाउट लिंकेज? कोई जानता है लिंकेज क्या होता है? लिंकेज पता है? अब लिंकेज ना को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। अभी क्रोमोसोम वगैरह भूल जाओ, समझाने की बस कोशिश करूंगी। मेरे पास क्रोमोसोम क्या है? 2। जब ये डिवाइड होंगे और फिर क्रॉसिंग होगी, तो ये न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनाएंगे। यहां तक समझ में आया कि 2 क्रोमोसोम है, ये पहले अपने आप को सेपरेट करेंगे गैमेट वाली स्टेज में, फिर रिकॉम्बिनेशन को ये इससे भी मिल सकता है, 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 कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। पर अब समझ लीजिए, ये है हमारे 2 क्रोमोसोम, ये है हमारे 2 क्रोमोसोम, ठीक है, यही है। अभी तक मैं आपको दिखा रही थी ना वो। अब ये है आधा और ये है हाफ। अभी तक मैं बोलती थी एक क्रोमोसोम पे एक जीन रहती है, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहती है किसी कैरेक्टर की, है ना? आई कलर की जीन इसमें है, आई शेप की या किसी और चीज की इस पे। अब जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट है 2 चीज के लिए, तो जब इसकी क्रॉस होगा, ये क्रोमोसोम इस पे 2 जीन प्रेजेंट है, इस पे भी 2 जीन प्रेजेंट है। अब जब यहां क्रॉस होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए? अभी तो जब हम वहां क्रॉसिंग कर रहे थे, तो पेरेंट जनरेशन से काफी अलग रिकॉम्बिनेशन आ रहे थे। कुछ भी हो सकता था, ये ग्रीन वो ब्लैक से जुड़ जाए, ये पिंक को ब्लैक से जुड़ जाए, ब्लैक ब्लैक से जुड़ जाए, ग्रीन पिंक से जुड़ जाए,
कितने सारे रिकॉम्बिनेशन, पेरेंट जनरेशन से बहुत अलग रिजल्ट मिल सकते थे ना। लिंकेज में क्या होता है, मैं वो समझाती हूँ। क्योंकि अब एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है, तो जब ये क्रोमोसोम किसी और के साथ जाकर कंबाइन होगा तो ये अपने दोनों जीन लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आधा चला जाएगा, नहीं ना। तो क्या होता है ऐसे स्टेट में, अभी ऐसा भी होगा, मैं आधा का भी बताऊंगी, पर अभी हम बेस से करते हैं। तो क्या इसमें होगा कि रिकॉम्बिनेशन उतने नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पेरेंट ही जैसा जो नया ऑप्शन बनेगा वो कुछ ना कुछ पेरेंट जैसे बनेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के साथ ऑप्शन ही नहीं है, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन है। थोड़ा बहुत समझ में है क्या बोलना चाह रही हूँ? सुनाए को नहीं है? यहाँ मेरे पास एक ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक ये कलर है लाइट येलो, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितना सारा बन सकता है। एक बार मैंने ब्लू के साथ इसको कर दिया, एक बार मैंने ब्लू के साथ इसको कर दिया, एक बार मैंने ग्रीन के साथ ब्लू को कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पर अगर मेरे पास ये स्टेटस है, ये ब्लू और ये रेड और ये येलो, ये है। अब इसमें मुझे क्रॉसिंग करानी है, तो ये बताओ इनका क्या आएगा रिजल्ट। हमको यही के यही मिल जाएगा। हमको अगर जब ये रेड कलर आएगा तो इसके साथ ब्लू कलर अपने आप आएगा, और जब ये येलो कलर आएगा इसके साथ ब्लू कलर अपने आप आएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट रहती है तो जब वो उनका इनहेरिटेंस होता है तो वो दोनों साथ में ही दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाती है। समझ में आया? लिंकेज का मतलब ये है ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है तो इनका इनहेरिटेंस साथ में हुआ। समझ में आया? अब इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। बेसिक आइडिया समझ में, लिंकेज क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिंकेज। हेडिंग डालिए लिंकेज। लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन, लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन, linkage is tendency of gene present on the same chromosome। linkage is tendency, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ छोटा सा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पर linkage is tendency of gene present on same chromosome to be inherited together, to be inherited together। लिख लिया? अब रीड करो ये डेफिनेशन खुद से एक बार। लिंकेज क्या है? जीन की वो टेंडेंसी कि अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है तो एक साथ इनहेरिट होगी, है ना। अब देखिए, आपको याद है मेंडल ने एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें क्या हो रहा था, हमने कहा था हर ट्रेट इंडिपेंडेंटली अपने अपने आप को, हाँ मतलब वो रीअपियर हो रहा है दूसरी जनरेशन में, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी, सब इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्पेक्टिवली अपने रेशो के हिसाब से जनरेशन में आते हैं। क्या हमारे ऐसे जीन ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती है? कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये कैसे है, ये तो एक ही क्रोमोसोम पे है। तो लिखिए linked gene do not follow Mendel's law of independent assortment। linked gene do not follow Mendel's law of independent assortment। देखिए हमने जो अभी चैप्टर्स किए, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन हमारा ये इनहेरिटेंस, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आते, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें बच्चों को लगाना होता है बहुत सारा दिमाग और इसके क्वेश्चंस जो है करने के लिए मेहनत लगती है। तो बहुत बच्चे इनकी क्लासेस नहीं करते हैं, बहुत बच्चे इसको लेट गो करते हैं, पर ये इतना स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि यही है जहां आप बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो।
बाकी रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट, ये सब के क्वेश्चन तो बच्चे कर सकते हैं, पर जो इसका क्वेश्चन कर लेता है उसके नंबर में डिफरेंस दिखता है। तो इसमें तो आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी आप एक महीने, क्योंकि आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा और भी चीज हो चुका है। एक महीने तो मैं ज्यादा बोल दी, तरह टाइम ही नहीं खुल रहा आपके पास। 15 दिन लगातार इस यूनिट के क्वेश्चन लगाते जाना, अभी और कुछ मत लगाना। 15 दिन आप इस यूनिट जो पूरी हमारी है इनहेरिटेंस वाली है, इवोल्यूशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये हमारा मेंटल वाली वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस की, इसके क्वेश्चंस लगाओ। 10 दिन 15 दिन खूब क्वेश्चन लगाओ, खूब क्वेश्चन लगाओ। एक बार आप लगाने लगोगे आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि ये पूरा इंटरलिंक्ड है सब। आपको क्रोमोसोम्स, इनका इनहेरिटेंस रेशियो एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन खूब लगाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब इसका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज से मैं रिप्रोडक्शन चालू करूंगी, टोटल थ्योरेटिकल है ज्यादातर, और उसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली। आधी से ज्यादा चीजें हम रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए फिजियो के जब लेक्चर चल रहे थे हमारे, तब बहुत बच्चे आते थे, पर ये सब लेक्चर्स बच्चे अटेंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें टफ लगता है। हम नीट देने जा रहे हैं ना, तो टफ तो लगेगा ही थोड़ा सा। चलो लिखिए, लिंक्ड जीन डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिख लिया ये? चलिए अब लिखिए। अब एक चीज और है, ऐसा होता है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी हमने, क्रॉसिंग ओवर होती है ना। दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस ओवर होते हैं, ये वाला इससे मिल गया, ये वाला इससे मिल गया, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब ये बताओ, एक क्रोमोसोम है हमारा ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन यहाँ प्रेजेंट है और इसी क्रोमोसोम की दूसरी जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें एक जीन प्रेजेंट है यहाँ पे और दूसरी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये बताओ, इन दोनों में से क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन का चांसेस किसमें ज्यादा है? किसका ज्यादा है? इसमें आपके हिसाब से क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और इसमें नहीं होगी। इसमें हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। और किसी का कुछ आंसर है? सब साथ में है, तो एक ही क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन है, एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन है, तो किसने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे? कॉमन सेंस थोड़ा सा। चांसेस तो तुमने कहा था इसमें ज्यादा है ना। अर्श, तुम बता सकती हो? आप बता सकती हो? दिमाग ही नहीं लगा ना, ये बताओ इसमें ज्यादा होगी ना। अब एक बात बताओ कि जब मुझे कोई चीज पास पास में है, उनको कट करना, वो दो डिवाइड हो, उसके चांसेस ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा दूर है उसके ज्यादा है। वो दोनों के अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, दो चीज अगर दूर दूर है तो जब उन्हें कट करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि हाँ ये अलग अलग हो सकती है। पर दो चीज जो पास पास में है, कितने चांसेस हैं कि उनको कट करोगे तो ये अलग अलग हो सकते हैं? जो इतने पास में उनमें तो मुश्किल है। अब मुझे कोई चीज ने आके, इससे बिल्कुल लिंक नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मुझे किसी ने आके हिट किया कोई चीज से और मेरे हाथ पे लगी, तो मेरे हाथ और नाखून पे चोट लगने की, हाथ पे हिट किया तो नेल्स पे चोट लगने के चांसेस ज्यादा है कि मेरे लेग पे? क्यों? क्योंकि नेल्स और हाथ पास पास में है, तो इनमें इफेक्ट ज्यादा आएगा, या कि इसकी मेरे लेग में ज्यादा आएगा। अब किसी चीज ने मेरे लेग पे हिट किया तो मेरे नी में चोट लगने के चांसेस ज्यादा है कि मेरे हेड पे? तो दो चीज जो पास पास में है उनको डिवाइड करना के चांसेस कम है। जो चीज दूर दूर है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी में वो दो अलग बन जाए। अभी समझ में आया थोड़ा सा? तो एक पॉइंट लिखो इसमें, अभी लिखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। लिखिए, क्लोज जीन्स, क्लोजर जीन स्ट्रॉन्गर लिंकेज, क्लोजर जीन स्ट्रॉन्गर लिंकेज। क्लोजर जीन में स्ट्रॉन्गर लिंकेज। एंड लिखिए, फार्दर जीन मतलब जितनी दूर है,
फादर जीन वीकर लिंकेज। टू बी ऑनेस्ट, आप ही आपके सगे भाई बहन से ज्यादा बनती है ना एज कंपेयर टू हमारे दूर के फूफा के बच्चों से। तो जो चीज पास पास में है उनके बीच कनेक्शन, उनको डिवाइड करना टफ है, पर जो चीज दूर दूर है उसको डिवाइड करना, उसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकती है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, पर इससे पहले हमें एक दूसरी चीज पढ़नी थी। पर अगर लिंकेज पता ही नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं। अब मॉर्गन को लिंकेज का आइडिया आया कहां से, तो लिखिए आइडिया ऑफ लिंकेज। आइडिया ऑफ लिंकेज। लिखिए आफ्टर मॉर्गन, मॉर्गन के बाद आफ्टर मॉर्गन साइंटिस्ट लाइक पुनेट एंड कलीग्स, मतलब आफ्टर मॉर्गन साइंटिस्ट लाइक PUNNET पुनेट एंड कलीग्स, मतलब उनके साथी COLLEAGUES COLLEAGUES। मॉर्गन के बाद साइंटिस्ट नाम पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके कलीग जो थे, इन्होंने जेनेटिक का वर्क कंटिन्यू किया। तो लिखिए कंटिन्यूस जेनेटिक वर्क। ठीक है, मॉरन के बाद पुनेट और उनके कलीग्स ने जेनेटिक का वर्क आगे बढ़ाया। ठीक है, दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? स्वीट पी पे। लिखिए दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी। दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी। Experiment on sweet pea. स्वीट पी को साइंटिफिक नाम भी लिख लो ब्रैकेट में, LATHYRUS, लेथाइरस, LATHYRUS। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आइडिया कहां से है? लिखिए इन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेक्टेड रेशियो, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेक्टेड रेशियो, क्या रेशियो रहता है? 9:3:3:1 ratio was not obtained. In dihybrid cross, expected ratio of 9:3:3:1 was not obtained. तो जब ये रेशियो नहीं आया तो इनको क्या लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब क्या होता है, क्या गड़बड़ हुई, क्या देखने को मिला कि जब क्रॉसिंग करा रहे थे तो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप हमको मिल रहे थे, सब पेरेंट जैसे नहीं मिल रहे थे, है ना? तो क्या हो रहा था, इन्होंने देखा कि अब रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है और पेरेंट ही जैसे ऑफस्प्रिंग ज्यादा आ रहे हैं। समझ में आया था? तो इसमें एक लाइन लिखिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर्ड मोर फ्रीक्वेंटली देन न्यू कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर्ड मोर फ्रीक्वेंटली देन न्यू कॉम्बिनेशन। Parental combination appeared more frequently than new combination। तो दो कॉम्बिनेशन कौन से हैं? एक पेरेंटल, एक नॉन पेरेंटल। ठीक है, ऐसे नॉर्मली रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो नॉन पेरेंटल ज्यादा आएंगे। रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन ज्यादा मतलब सेम टू सेम नहीं आएगा। तो यहां क्या हो रहा था, सेम पेरेंटल ज्यादा आ रहा था एंड नॉन पेरेंटल कम आ रहा था। तो लिखिए non-parental combinations were less frequent। ठीक है, this suggested, तो इससे क्या समझ में आया? this suggested that some gene do not assort independently। this suggested that some gene do not assort independently। अब ये बताओ,
मैंने जिससे तुमको अभी 4 कलर्स दिखाए थे, रेड ब्लू पिंक येलो, अगर ये साथ में ही रहे, रेड ब्लू साथ है, पिंक येलो साथ है, ये सॉर्ट नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए, तो हमको सेम के सेम मिलने के चांसेस ज्यादा है ना। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रेड को अलग, ब्लू को अलग, येलो को अलग, पिंक को अलग होना पड़ेगा। फिर कभी पिंक येलो से मिल जाएगा, कभी ब्लू रेड से मिल जाएगा, पर फिर ये अलग अलग नहीं हो तो सेम टू सेम मिलेगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ नहीं करना, ये बताओ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता तो नॉन पेरेंटल ज्यादा होते ना, है ना। रिकॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, चलो लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगी। लिखिए, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइम ऐसी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे है, चांसेस है कि वो साथ में ही इनहेरिट हो। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि ऐसी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे, चांसेस है कि वो साथ में ही इनहेरिट हो। ठीक है, चलिए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज समझ में आया क्या है? लिंक अपने नाम से बता रहे, लिंक बन गई है। एक क्रोमोसोम जिसमें 2 जीन साथ में है, चांसेस है कि वो दोनों जीन एक साथ ही एक ऑफस्प्रिंग में जाए, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। कब चांसेस ज्यादा होती है? अगर वो दोनों जीन ज्यादा पास हैं तो अलग होने के चांसेस कम है, पर अगर दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से चांसेस अलग होने के ज्यादा है। यहां तक लिंकेज समझ में आया क्या है? शैल, क्योंकि तुम रेगुलर हो बेटा, तो थोड़ा समझने की भी कोशिश किया करो, है ना। इट इज गुड कि तुम रेगुलर हो। अभी छुट्टियां तुम्हारी बहुत कम हो रही, पर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा समझो, है ना। लिंकेज समझ में आया क्या बोला है, क्या समझाना चाह रहे हैं? तो अगर मैं नहीं पूछती, नहीं तो लिख नहीं पाई, ये बोल रही हूँ ना। और समझ आया? लिखना और समझना तो अलग अलग चीज है। तो समझ आया? क्या समझ में आया? सृष्टि, लिंकेज क्या समझाया मैंने? लिंकेज क्या होता है? जैसे अगर 2 क्रोमोसोम है और अगर जीन उसके अगर पास पास में है तो क्रॉसिंग होने की कम चांसेस होती है, और जो मतलब दूर दूर। आधा समझ में आया। मैंने कहा एक क्रोमोसोम पे 2 जीन अगर प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन प्रेजेंट है, तो वो दोनों के साथ में दूसरी जनरेशन में इनहेरेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, वो दोनों एक साथ ही आगे जाएंगे। अब ये समझ लो कि तुम और तुम्हारी बहन है, और तुम और तुम्हारी कोई दूर का रिलेटिव है। ठीक है, अब तुमको चांस मिलेगा आइसक्रीम खाने का, तो तुम अपनी बहन को ले जाओगी कि अपने दूर के रिलेटिव को ले जाओगी? ले जाओगी ना, अकेले नहीं जाओगी ना। तो जब ये 2 जीन साथ साथ में है, पास पास में है, तो ये एक साथ ही इनहेरिट होंगी, चांसेस ज्यादा है। हाँ, अगर ये 2 जीन दूर दूर है तो हो सकता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये ना साथ में इनहेरिट हो, पर चांसेस अगर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन है तो चांसेस ज्यादा है कि वो दोनों एक साथ ही इनहेरिट हो। समझ में आया, है ना। कजिन को भी हम ऐसा थोड़ी है कि भगा देंगे, भाई अगर तीसरी मिलेगी तो तुम्हें दे देंगे, है ना। तो अभी आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हो लिंकेज का मतलब? एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करना। मैं जितना लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा सकती थी मैंने समझाया। और देखो, कोई दिक्कत होती है, जैसे अभी उसने बोला कि मैं तेज तेज बोल रही हूँ, तो बेटा ये मेरे पूछने से पहले बोला करो। बोलने का तरीका क्या, मैं तेज तेज बोल रही है बता दीजिए। तुम बाकी बच्चे वो कोप कर पा रहे हैं तो मैं मेजोरिटी के साथ चलूंगी ना। आपको दिक्कत आ रही तो आप बोल सकती हो मैम थोड़ा सा धीरे बोल दीजिए। अगर हम हर चीज में अभी लिखूंगी तो आपको कोर्स नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा जितना थ्योरी लिखे बगैर हो जाए उतना लिखे बगैर, बाकी जो क्रॉसिंग करानी हो तो मैं कराऊंगी बोर्ड पे। लिंकेज समझ में आया सबको? कुछ डाउट है? अभी एकदम से पूरा 100% नहीं आएगा, पर बेसिक चार्ट समझ में आया। लिंकेज का मतलब क्या है? हर वर्ड अपनी डेफिनेशन खुद बता देता है। मैंने रेसिप्रोकल क्रॉस बताया था, टेस्ट क्रॉस बचाया था, ये सब अपनी डेफिनेशन खुद ही बताया
कराए थे, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, बैक जनरेशन में जाके क्रॉसिंग करा रहे थे। टेस्ट क्रॉस क्यों कर रहे थे, ये पता करने के लिए होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस। तो हर वर्ड कहीं ना कहीं ज्यादातर 90% अपनी डेफिनेशन खुद बताता है। तो लिंकेज क्या बता रहा है कि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लिंक्ड है ना, तो ये दोनों साथ में ही आगे जाएंगी। समझ में आया? चलो लिखिए, एक पॉइंट यहां लिखिए, जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिट टुगेदर, जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिट टुगेदर अनलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स, अनलेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स। किसको ये लाइन समझ में आई? 50% तो समझ आई होगी। हाँ, मैंने आपको बताया कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है जा करके, अभी आप लोगों को टाइम मिलता है, सुबह में मिलता है, शाम में भी मिलता है, सेल और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़िए। आप लोगों ने वो दो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आप वहीं फंसे रहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, फेज में क्या हो रहा है, डिवीजन कहाँ हो रहा था, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, जाके वो चैप्टर पूरा याद कर लो। वो चैप्टर क्लियर होते ही आपके इतने सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, आपको मेहनत नहीं लगेगी। अगर एबीसीडी आते तो सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होगी, पर अगर एबीसीडी नहीं है तो हर जगह सेंटेंस में दिक्कत होगी। तो सेल और सेल डिवीजन चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जल्दी जल्दी देखकर उसको पढ़ो, मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको टाइम दीजिए, मुश्किल से एक हफ्ते में आप वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाकर वो चैप्टर पढ़ो सबके सब। तो यहाँ क्या बोला हमने कि एक क्रोमोसोम पे दो जीन है तो वो साथ में इनहेरिट तो होंगी, पर कब तक, अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो फिर हो सकता है कि साथ में इनहेरिट नहीं। और क्रॉसिंग ओवर कब होगी, अगर दो जीन साथ पास पास लोकेटेड है कि दूर दूर लोकेटेड है, किसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है ना? जो दूर दूर है उसको तोड़ना आसान है, जो पास पास है उसको तोड़ना चांसेस कम है ना, चांसेस ज्यादा नहीं है। कोई चीज दूर दूर है, एक लाइन का दो एंड को तोड़ना ज्यादा आसान है, पर अगर पास पास में ही गीट लगी हुई है उसको तोड़ना चांसेस कम है ना। चांसेस क्रॉसिंग ओवर के किसमें ज्यादा है, अगर जीन एक क्रोमोसोम में दूर दूर लोकेटेड है, और पास पास लोकेटेड है तो चांसेस। क्लियर हुआ? चलिए, कंक्लूजन क्या निकला इसका, लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन जी, है ना? किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन जी। यकीन मानिए दिस इज द इजीएस्ट वे जिसमें मैं आपको लिंकेज समझा सकती हूँ। बहुत वीडियोस अवेलेबल रहती हैं, आप सब देख सकते हो, ऐसे टफ टफ डेफिनेशन बताते हैं, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है ना? तो अभी आपको क्लियर हो गया ना क्या आएगा, इसको रिवाइज करना एकदम। जब जो चीज थोड़ी सी टफ लगती है ना, उसको बहुत बार पढ़ने से 2 बार अजीब लगेगा कि हम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार में ऐसा हो जाएगा आपको इतना इजी था ये टॉपिक। जब हम भी पढ़ते थे तो हमको लगता था सबसे टफेस्ट टॉपिक है, पर नहीं है, दे आर वेरी इजी। ठीक है, तो लिखिए, लिंकेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जी। अब आप लिख ही सकते हो, क्लोजर जीन स्ट्रॉन्गर लिंकेज, फर्दर जीन वीकर लिंकेज, है ना? तो जिसमें आपको कजिन और सिबलिंग याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपको कह देंगे एक जीन और दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस दे देंगे और कहेंगे इन फॉलोइंग, 3-4 दे दिया जीन, इन दोनों में से कौन सा, या तो ये पूछ सकते हो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, या ये पूछ सकते क्रॉसिंग ओवर के चांसेस किसमें ज्यादा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो भाई जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझ में आप लोगों को? चलिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेना। अब एक था, अभी हमने मॉर्गन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा जिसमें उन्होंने किसकी बात करी थी, सिर्फ आई कलर की। अब इन्होंने ना डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे पर थोड़ा सा देख लो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या लिया, 2 चीजें ली, एक बॉडी का कलर और एक आई का कलर। ठीक है, अभी तक हम आई कलर की बात कर रहे थे, अब एक और चीज क्या आ गई, बॉडी का कलर। तो देखो इसमें क्या होगा, इनने पेरेंटल क्रॉस जब कराया, फर्स्ट क्रॉस, देखिए कैसे लिया, डोमिनेंट कौन सा वाला था हमारा, रेड आई कलर और ब्राउन बॉडी कलर, और रेसिसिव है हमारा व्हाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर। ठीक है, ये याद कर लेना।
अब इन्होंने क्या दो के बीच में क्रॉसिंग कराई, तो देखिए हमारी क्या है मेटिंग कराने के बाद, राउंड बॉडी रेड आई, ये रीड करो क्रॉसिंग के बाद हमको क्या मिला। अब बताओ, अब यहां से हमको बस क्या समझना है कि जब हमने मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, आपको ये याद है कि सिर्फ जो डोमिनेंट रेट थे पेरेंटल क्रॉस में, सिर्फ डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में, पर डोमिनेंट रेट ही आ रहे थे। दिखने में टॉल 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 ही था, राउंड येलो ही सीट दिख रही थी, भले ही वो किस में थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी। एक मिनट, हेलो हेलो, बस 1 घंटे में क्यों, क्या हुआ, अभी कहाँ हूँ? किसके साथ, गाड़ी में गई थी, गाड़ी मिली थी, अच्छा नहीं रुक रहे हो, चलो ठीक है, मैं यहाँ से निकलती तो कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ बस हमको क्या पढ़ना है, अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। देखो, जब हमने डायब्रिड क्रॉस किया था, पेरेंट्स, दो पेरेंट्स को जब क्रॉसिंग कराई थी, तो F1 जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली थी, रेसेसिव वाले भी प्रेजेंट थे, पर दिखने में क्या प्रेजेंट था, सिर्फ सिर्फ डोमिनेंट रेट ही दिख रहे थे, है ना। जैसे कि टी 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 स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी था, पर दिखने में तो फिनोटाइपिकली सब टॉल ही थे ना। पर यहाँ पर देखिए रेसेसिव भी दिख रहा है हमको, येलो बॉडी, व्हाइट कलर येलो बॉडी, है ना। तो ये मेंडल के उससे थोड़ा सा अलग हुआ। लिखो ये, छोटा सा लिखो, हेडिंग डालो मॉर्गन डाइहाइब्रिड क्रॉस, लग ही नहीं रहा रिप्रोडक्शन चालू हो गया, मॉर्गन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस इन्होंने क्यों करा है डायहाइब्रिड क्रॉस, तो लिखिए परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंटली प्रूव, परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंटली प्रूव लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया। इनको लिंकेज जो हम लोग अभी पढ़े हैं ये प्रूव करना था, इसीलिए इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने जो कैरेक्टर चूज किए हैं, शैल लिखा, लिखो एक्सपेरिमेंट टू प्रूव लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया, लिख लिया यहां तक। अब देखिए, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराने के लिए जो दो कैरेक्टर चूज किए ना, वो ऐसे चूज किए जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। आई कलर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बॉडी की जीन भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो लिखिए सेलेक्टेड टू कैरेक्टर्स, ही सेलेक्टेड टू कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द सेम एक्स क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन द सेम एक्स क्रोमोसोम। कर लिया यहां तक। अब क्या कैरेक्टर्स लिए थे वो आप लिख लो अपने साथ। कैरेक्टर जो लिए थे वो क्या थे, एक था बॉडी कलर और एक था आई कलर। दोनों ही किस पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। अब बॉडी कलर एक थी येलो, एक थी ब्राउन, साथ साथ में लिखो जल्दी जल्दी। आई कलर एक था रेड, एक था व्हाइट। recessive, this is dominant, this is recessive, ठीक है।
हो गया तक? लिख लिया आप लोगों ने? चलें अपनी स्लाइड पे वापस। चलिए, अब यहाँ ही हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? अब मैंने आपको जो समझाया कि मेंडल की तरह रिजल्ट नहीं मिले। फिनोटाइप जैसे भले ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप में तो सभी टॉल दिख रहे थे, तभी राउंड एंड येलो दिख रहे थे, पर यहाँ पर फिनोटिपिकली सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट नहीं दिखा। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हमारे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन नहीं लिए थे, पर यहाँ मॉर्गन ने जो दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है। समझ में? वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है? और यहाँ पर एक मेल जो है उसके अंदर ऑब्वियसली फिर वो वाई वाला तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, रिजल्ट्स वेयर नॉट लाइक मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। रिजल्ट्स वेयर नॉट लाइक मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। हो गया? अब मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट रेट था वही यूनिफॉर्मली आया था ना, सभी टॉप थे, सभी राउंड एंड येलो थे। पर यहाँ क्या होगा? लिखिए, ओनली डोमिनेंट फिनोटाइप वेयर नॉट यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस। ओनली डोमिनेंट फिनोटाइप वेयर नॉट यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्यों यूनिफॉर्मली फिनोटाइप्स एक जैसे क्यों नहीं आए डोमिनेंट वाले? सब यहाँ पर ये क्रॉसिंग में सब के सब जो है ब्राउन और रेड आई क्यों नहीं है? डोमिनेंट वाले क्यों नहीं है? तो रीजन लिखिए इसका, बिकॉज 2 रीजन है। डैश ऐसे ऐसे करके लिखो, बिकॉज, एक यहाँ रीजन लिखो, एक यहाँ। बिकॉज नंबर 1, ट्रेड्स आर एक्स लिंक्ड। ट्रेड्स आर एक्स लिंक्ड, लिख लिया? ट्रेड्स आर एक्स लिंक्ड। और दूसरा रीजन लिखो, वाई क्रोमोसोम कॉन्ट्रीब्यूट्स नो एलीन। वाई क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रीब्यूट्स नो एलीन। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद लिखिए, 2 चीज लिखिए, फिर इसको मैं समझाऊंगी। लिखिए, इसके बाद मॉर्गन ने क्रॉस कराई, जो हमारी F1 जनरेशन आई, अब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई। लिखिए, क्रॉस, मॉर्गन क्रॉस 2 F1 फ्लाइज। अभी F1 फ्लाइज आई, कौन सी थी? एक ब्राउन और रेड आई, एक व्हाइट एंड येलो बॉडी। ठीक है? तो मॉर्गन क्रॉस 2 F1 फ्लाइज। ये जो क्रॉसिंग कराई, इसमें जो फीमेल थी, फीमेल का एरो बना के लिखो, फीमेल कैसी थी? डोमिनेंट पेरेंट, एंड मेल था रेसेसिव पेरेंट। मेल वॉज रेसेसिव पेरेंट। अब बताओ, मेल रेसेसिव पेरेंट था, मेल के पास एक्स कितने होते हैं? रेसेसिव होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा, इसीलिए मेल क्या है? तो लिखिए इसके बारे में, फीमेल वॉज हेट्रोजाइगस, मतलब फीमेल में तो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, पर मेल में अगर रेसेसिव एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उसको होमोजाइगस ही होना पड़ेगा। तो लिखिए, फीमेल वॉज हेट्रोजाइगस, मेल वॉज हेमीजाइगस। अब देखिए, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करा रहे तो गैमेट तो बनेंगे ना, गैमेट बनते तभी तो उसके बाद फिर क्रॉसिंग होती है। अब कितने सारे ट्रेट्स हैं, तो फिर कितने साल की बात होती है? ब्राउन बॉडी, येलो आई कलर, पर गैमेट सिर्फ 4 बने हैं। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे ही दोनों जीन प्रेजेंट है। मैंने बताया ना, गैप कॉम्बिनेशन ज्यादा तभी बन पाएगा, जैसे अभी मैंने 4 पेन बताए थे, तो इनके तो गैमेट ज्यादा बन सकते हैं, पर अगर 2 ही पेन है, उसी के ऊपर 2 जीन है, तो उसके कम गैमेट बनेंगे। तो सिर्फ 4 गैमेट बने। कैसे? एक ये और एक तो वाई वाला तो हमारा कोई भी कैरी नहीं करता है। गैमेट कितने बने? सिर्फ 4। अब देखिएगा आगे, इसके बाद जब 4 गैमेट बने तो हमारी F2 जनरेशन पढ़िए, देखिए
क्या आई है निकल कर? पेरेंट्स याद है आपको? देखिए इधर देखिएगा, पेरेंट की शक्ल देखो, देख लिया? ब्राउन येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई। तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, पेरेंट ही जैसे ऑफस्प्रिंग ज्यादा बने। अभी समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन कम हुआ क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन प्रेजेंट है, तो टूटने के चांसेस और मिलने के नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस। तो लिखिए, आपने कहां तक लिखा है अभी? मेल होमोजाइगस एंड फीमेल हेट्रोजाइगस ऐसे करके लिख दिया। अब लिखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ? नहीं रुको रुको रुको, F1 गैमेट आएगा इसकी ना, F1 गैमेट, F1 के गैमेट। जब F1 में हम क्रॉसिंग करेंगे तो पहले उसके गैमेट की बात करते हैं। तो लिखिए ओनली 4 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड, ओनली 4 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड। क्यों भाई? क्योंकि लिंकेज की वजह से, है ना, एक्स पे ही दोनों जीन प्रेजेंट है। अब लिखिए F2 जनरेशन, मैं ना इसको आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ, बाकी आप इसकी फोटो एक बार ले लेना, ये सारी स्लाइड्स की, ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो। F2 जनरेशन में लिखिए क्या हुआ? F2 जनरेशन एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो, इनको क्या एक्सपेक्टेड था कि रिकॉम्बिनेशन मिलेगा और एक हमको मिलेगी ब्राउन बॉडी रेड आई, एक मिलेगी ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, एक मिलेगी येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी, मतलब उनको तो 1:1 सब अलग अलग बनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये लिखो एक्सपेक्टेड रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 जो था, जिसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो? ब्राउन रेड का कॉम्बिनेशन, ब्राउन रेड का कॉम्बिनेशन, ब्राउन व्हाइट का कॉम्बिनेशन, येलो रेड का कॉम्बिनेशन और येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ये एक्सपेक्टेड था, है ना? ब्राउन रेड, ब्राउन व्हाइट, येलो रेड, येलो व्हाइट, ये एक्सपेक्टेड था। नीचे बड़ी सी लाइन करके लिखो दिस डज नॉट हैपन, क्रॉस, दिस डज नॉट हैपन। ऐसा हुआ क्या? नहीं मिला ना? क्या हुआ लिखिए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ लिखिए। एक्चुअल आउटकम क्या आया? एक्चुअल आउटकम आया पेरेंटल फिनोटाइप अपीयर्ड इन वेरी हाई नंबर। देखा, पेरेंट्स जैसे ही बच्चे आ रहे हैं, पेरेंटल फिनोटाइप्स अपीयर इन हाई नंबर, या पेरेंटल फिनोटाइप अपीयर्ड इन वेरी हाई नंबर, एंड नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स आर लेस। मतलब जो ऑफस्प्रिंग हुए वो कहीं ना कहीं माँ बाप ही जैसे ज्यादा दिख रहे थे और नॉन पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन कम था। नॉन पेरेंटल फिनोटाइप वेर वेरी फ्यू। लिख लिया सबने? दिस क्लियरली प्रूव्स लिंकेज, दिस क्लियरली प्रूव लिंकेज। अब हम लिंकेज से रिलेटेड इस एक्सपेरिमेंट के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। तो रेड पेन हो तो उससे लिखो या स्टार बना के लिखो। मॉर्गन्स कंक्लूजन डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने? मॉर्गन्स कंक्लूजन, जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर आर लिंक्ड, जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर आर लिंक्ड। क्यों लिंक थी? ब्रैकेट में लिखो, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर वेर लिंक्ड, क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। लिखिए लिंकेज रिड्यूस्ड द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, है ना? लिंकेज रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब लिखिए इसके नीचे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर कैन ब्रेक द लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर कैन ब्रेक द लिंकेज बट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। फिर से सुनो, क्रॉसिंग ओवर कैन ब्रेक द लिंकेज
but frequency depends upon distance. Very good. But frequency depends on distance. Crossing over can break the linkage, but frequency depends upon distance. ज्यादा तो linkage weaker, और distance कम तो linkage stronger हुआ तो breakage कम, recombination कम, weaker हुआ तो recombination के chances ज्यादा. समझ में आया आप लोगों को? इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये बड़ा सा डब्बा बना के इसके ऊपर बॉक्स बना लेना. डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज, लिंकेज क्या मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज वीकर होगा और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा. समझ में आया ना? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ये पता है आप लोगों को ये लाइन अभी समझ में आ गई होगी, पर इसका रिवीजन बहुत जरूरी है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर बहुत इजी है ना? थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है इसमें. चलिए, यहां हमारा लिंकेज आप लोगों को समझ में, लिंकेज क्या है जल्दी से रिवाइज करेंगे. लिंकेज क्या है? अगर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट है तो उनके इनहेरिट होने के चांसेस साथ में ज्यादा है. अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो हो सकता है कि ये जो इनहेरिटेंस के चांसेस है ब्रेक हो जाए, पर वो भी किस पे डिपेंड करती है कि वो जीन का डिस्टेंस क्या है क्रोमोसोम पे. अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो, और अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा. तो लिंकेज अगर स्ट्रॉन्गर है तो पेरेंट टाइप के ही ऑफस्प्रिंग मिलेंगे. लिंकेज अगर वीकर है तो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, तो हो सकता है कि हमको न्यू कॉम्बिनेशंस मिल जाए. तो लिंकेज में अगर हमको रिकॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर भी डिपेंड करती है 2 जीन के डिस्टेंस पे. समझ में आया? इसका रिवीजन कर लीजिएगा. अब हेडिंग डालिए, रुकिए. पांच इंपॉर्टेंट लाइन है इसी की शॉर्ट में, पर मुझे लग रहा है टाइम ले लीजिए. जल्दी जल्दी लिखोगे क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि पूरी थ्योरी तो मेरी याद नहीं रहेगी. जल्दी से लिखो एक बॉक्स में 5 लाइन. जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन आर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर ऑन क्रोमोसोम, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. जीन आर लोकेटेड ऑन लीनियर ऑर्डर ऑन क्रोमोसोम. सबसे पहले जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, उसके सामने एरो बना के लीनियर ऑर्डर भी लिख सकते हो अगर पूरा नहीं लिखना. लोकेटेड ऑन जीन, क्या कहते हैं, लीनियर ऑर्डर. अब लिखिए, ईच जीन हैज अ फिक्स्ड पोजीशन. हर जीन की एक फिक्स पोजीशन है जिसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिए लोकस, LOCUS. ईच जीन हैज फिक्स्ड पोजीशन जिसको क्या कहते हैं, लोकस. जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम may show linkage. Gene present on same chromosome may show linkage. Crossing over can separate linked gene. Crossing over can separate linked gene. And last point लिखिए, strength of linkage depend on distance between gene. Strength of linkage depends upon distance between. हाँ, अब अगर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसका आंसर बताओ. What Morgan concluded about gene? क्या कंक्लूजन मॉर्गन ने दिया था जीन के बारे में? क्या दिया था? यही 5 कंक्लूजन दिए थे कि जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहती है, ये लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहती है, ये जो जीन रहती है एक फिक्स पोजीशन पे रहती है जिसको हम लोकस कहते हैं. 2 जीन भी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रह सकती है जिसको हम कहेंगे लिंकेज. लिंकेज सेपरेट हो सकता है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, और ये लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि 2 जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है. समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जल्दी से हेडिंग डालिए. अरे यार, लिंकेज आपने जहां लिखा था ना, लिंकेज की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप है लिंकेज का, 2 टाइप लिख लो बस. टाइप ऑफ लिंकेज, बस नाम. ये कॉन्सेप्चुअल है
कुछ प्रूव नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअली। टाइप ऑफ लिंकेज दो तरीके, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज का मतलब नो रिकॉम्बिनेशन, इसमें तो कॉम्बिनेशन नया बन ही नहीं सकता क्योंकि जीन कैसी होगी, यहाँ पर पास होगी। कंप्लीट लिंकेज मतलब नो रिकॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब सम रिकॉम्बिनेशन अकर्स। कंप्लीट लिंकेज मतलब नो रिकॉम्बिनेशन एंड इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब सम रिकॉम्बिनेशन कैन अकर। ठीक है, यहाँ हमारा लिंकेज कंप्लीट होता है। दो चीज बताइए, रिकॉम्बिनेशन एंड जीन मैपिंग। जल्दी से पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए रिकॉम्बिनेशन, जो आपको पता ही क्या होता है, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखवाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में मॉर्गन के फिनोटिपिक रेशियो आया था 1:1:1:1, जबकि क्या था मेंडल के अकॉर्डिंग, है ना, ये नहीं आके क्या 1:1:1:1, क्योंकि क्या हुआ यहाँ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ लिंकेज की वजह से। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन देखिए, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। ये तो हमको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, आप बताओ, रिकॉम्बिनेशन क्यों होगा? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो लिखिए, एरो बना के सामने लिख दो, बिकॉज ऑफ, या तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। कुछ चाहिए, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस क्यों होगा हमारा ये? क्योंकि मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, न्यू क्या कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन। और ये कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा ड्यूरिंग मियोसिस। समझ में आया तक? तो लिखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऐसे करके लिखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन पेरेंटल फ्रीक्वेंसी अगर लिंकेज है ना। लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, पेरेंटल ही ज्यादा आएगा, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन, यार ये ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा, इतना भारी लगता है उस टाइम पर। दिस इज वेरी सिंपल, हमको सिर्फ क्या चार्ट याद रखना है, एक बार फिर से मैं बोलूंगी, जीन साथ में है, पास पास है, तो लिंकेज स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर है तो बट नहीं सकते, भाई बहन को तोड़ा नहीं जा सकता, भाई बहन नहीं टूट सकते, तो वैसे ही के वैसे वो आगे जाएंगे। ठीक है, हमें ऑफस्प्रिंग में वो वैसे ही मिल जाएंगे। पर अगर कजिन्स है, दूर दूर का रिश्ता है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं कजिन से हम रिश्ता थोड़ी तोड़ देते हैं, अभी भी हमारा तो खानदान का ही है, तो एक ही क्रोमोसोम पे तो है ही, तो चांसेस है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके चांसेस कैसे होंगे, क्रॉसिंग ओवर से, है ना। मेरा भाई, कजिन भाई चला गया अमेरिका, मैं चली गई नेपाल, अब डिस्टेंस ही इतना हो गया, तो क्या वो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा कब होंगे, जब डिस्टेंस दोनों में ज्यादा है। अब इसके वजह से हो सकता है कि नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा लिंकेज है, लिंकेज है मतलब, लिंकेज मतलब स्ट्रॉन्गर, अगर है बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर है, तो पेरेंटल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और रिकॉम्बिनेशन की, और लिंकेज नहीं रहेगा तो इसको और तोड़ेंगे। समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि एक जीन है जिसमें वीकर लिंकेज हो और एक है स्ट्रॉन्गर लिंकेज, तब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर वाले में किसकी फ्रीक्वेंसी, पेरेंटल की ज्यादा, वीकर वाले में रिकॉम्बिनेटेड की ज्यादा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? चलिए आगे चलिए, ये लिख दिया, अगर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना। मोर डिस्टेंस इन जीन मोर रिकॉम्बिनेशन, मोर डिस्टेंस इन जीन एरो करके मोर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किस चीज में हेल्प करता है, वेरिएशन में, है ना। हमको पेरेंट्स जैसे ही नहीं आउटकम मिलता है, हमको वेरिएशन मिलता है। रिकॉम्बिनेशन हेल्प्स इन
ये हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा लिंकेज हो गया। लास्ट टॉपिक है जीन मैपिंग। हेडिंग डालिए जीन मैपिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि हर शब्द अपना आंसर खुद लेके चलता है ज्यादातर। अब मैपिंग कह रहे हैं, मैपिंग का मतलब क्या होगा? कोई चीज लोकेट करना है ना, कोई चीज बताना। ठीक है, चलो लिखो, जीन मैपिंग इज लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। जीन मैपिंग क्या होता है? इट इज लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। जीन मैपिंग इज लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये किस पे बेसिस रहता है? बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, यूनिट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन जीन। अभी तक हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसके क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि एक में 2 MU है, एक में 5 MU है, तो किसमें लिंकेज ज्यादा है? एक का 2 MU, एक का 5 MU, किसमें लिंकेज ज्यादा हो? जो पास होगा ना। 2 छोटा है कि 5 तुम्हारा छोटा है? तुम तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना एग्जाम में है, तो गलती करके आओगे तुम। यूनिट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन जीन इज सेंटीमॉर्गन सीएम या फिर मैप यूनिट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखो। जीन मैपिंग के लिए ये क्या है का डिस्टेंस बता दे, दो जीन के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर होगा। जैसे एक दूध को तुम लोग क्या करते हो, 1 लीटर में करते हो ना, 1 लीटर 2 लीटर, केले को 1 डजन 2 डजन, वैसे ही क्या कह रहे हैं, जीन के बीच के डिस्टेंस को कैसे करते हैं? MU या CM से। ये मैं फिर से नहीं लिखवा रही हूँ, पर ये आपको पता ही है। मोर डिस्टेंस मतलब मोर रिकॉम्बिनेशन, है ना। लेस डिस्टेंस मतलब लेस रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज के चांसेस। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जी। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये एक लाइन में लिखो, डिस्टेंस बिटवीन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता ही होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस कम तो फ्रीक्वेंसी कम। यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो गई 11th क्लास की। ठीक है, 12th क्लास की। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। अभी तो टाइम है ना, क्या वो सर भारी हो गए? अभी तो टाइम है, 1 घंटे 14 मिनट की क्लास हुई है, 36 हो रहा है। 10-15 मिनट रिप्रोडक्शन चालू करते हैं। ये समझ में आया सबको? चैप्टर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि सब बच्चे इसके क्वेश्चन नहीं करके आते, जिनको सेलेक्ट होना होता है वही करके आते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। रिप्रोडक्शन का सब कर लेंगे ज्यादातर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ट्रिकी है, सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कर लोगे। 2 मिनट रिलैक्स करो, फिर रिप्रोडक्शन चालू करेंगे। यार इसका फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेंट 200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये लिखो, ये 3 चीज लिखो। ये एक परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इनमें से जो भी एक चीज नहीं दी जाएगी बाकी ऑब्वियसली गिवन रहेगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा के बाकी चीजें निकाल सकते हो। चाहे टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पूछे तो भी आप बता सकते हो,
चाहे रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे वो भी बता सकते हैं, एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये भी बता सकते हैं। लिख लिया? क्योंकि आज आप ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुके हैं तो आज हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको ये रीड कराती हूँ। लिखने का काम आप वीडियो देखकर घर पे कर लेना आज, ठीक है? ये दिस इज एन इजी टॉपिक। अब एक बार वीडियो ऐसे ही चलता होगा जैसे अपन पढ़ रहे हैं, है ना? मैं सोच रही हूँ कि वीडियो के लेक्चर में अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ये लेक्चर नंबर 1 2 ऐसे, तो ये भी ऐड करने लगे कि आज कौन सा टॉपिक कवर हुआ। जैसे जीन मैपिंग किसी को पढ़ना है तो सीधे वही लेक्चर लगाए, वरना पूरा वीडियो उसको याद तो रहेगा नहीं आज से 10 दिन बाद कौन सी क्लास में जीन मैपिंग। आप बताओ अगर ये ठीक लगे तो, है ना? ये आप लोगों को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे आज हम इंट्रो टू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आज से तो नहीं, कल से मैं ये चीज़ इजी करूँगी ऐड करने के लिए। आप लोग वीडियो देखते ही हो गए, और फिर पूरी क्लास देखना 2 घंटे की तो टफ की इसमें है, और नहीं निकले तो लो। चलो मुझे याद दिलाना कल, ठीक है? चलो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम सबको पता है क्या होता है ना? अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, है ना? रिप्रोडक्शन इज ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, या अपने जैसे इंडिविजुअल को या हमारे टाइप के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग रहता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो रहता है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि एक ही पेरेंट है। अब एक पेरेंट ने एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है तो उसके जैसे ही रहेगा। पर अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व है तो दोनों का कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहेगा, तो ऑब्वियसली वेरिएशन आएगा, किसी एक की तरह तो नहीं दिखेगा। तो ये हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल का छोटा सा इंट्रो। अब आते देखिए मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलता रहता तो वेरिएशन ही नहीं आता। तो देखिए मिक्सिंग जेनेटिक मटेरियल क्यों, इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। जेनेटिक वेरिएशन के लिए हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। एडेप्टेबिलिटी के लिए, है ना? ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा एडेप्टेबिलिटी, इन सभी चीजों के लिए हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल आता है स्किन कलर। आप देखते हैं सामने, स्किन कलर किसका एग्जांपल है? हमने इसमें पढ़ा था ना, स्किन कलर किसका एग्जांपल पढ़ा था? वेरी कॉमन, इनहेरिटेंस में एग्जांपल पढ़ा था स्किन कलर, क्या था? क्या मल्टीपल एलील पढ़ा था? तो किसमें पढ़ा था? पॉली कल ही पढ़ा था, कल ही इन्होंने बताया था आंसर हमें। नहीं, मैं नहीं पढ़ा था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें पढ़ा था जीन कलर। मल्टीपल एलील का भी शायद एग्जाम्पल था।
फिर रिवीजन करो इस चैप्टर का ना अच्छे से, ठीक है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है हमने पढ़ लिया। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए एक मेल रहता है एक फीमेल रहता है, पर प्यूबर्टी में आने के बाद कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जो प्यूबर्टी आने के बाद कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उसको कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि मेल्स में क्या होता है सेक्सुअल कैरेक्टर, फेस में एक्ने वगैरह आने लगते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ रहती है, लैरिंग्स लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, जो स्वीट वॉइस रहती है लड़कों की कैसी होती है भारी, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, मसल्स डेवलप होने लगती है, पेनिस पोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल बिगर होने लगती है। ये सारे मेल्स के सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फीमेल्स में क्या होता है फीमेल्स की वॉइस और ग्लास तोड़ने वाली हो जाती है और चीख सकती हैं, है ना। हाई पिच वॉइस मेल में भारी वॉइस होती है, फीमेल में हाई पिच वॉइस होती है, आर्मपिट हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रो होने लगता है, यूट्रस बड़ा होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने मिलते हैं फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर में। अभी एक वर्ड है बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बहुत वीडियो डालेंगे व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तब भी क्लियर नहीं, तब कुछ नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन है। डाय मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब दो फॉर्म। अब हमको दो फॉर्म, एक मेल एक फीमेल, दो फॉर्म मिल रहा है ना, दोनों अलग अलग है, इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करना। तो जब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसे पूछ रहे हैं दिस इंडिविजुअल या दिस स्पीशीज टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या है। अरे मतलब इनके दो फॉर्म है, इनके मेल्स अलग है इनमें फीमेल अलग है, सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं, कोई भी दो चीज जो अलग अलग है उसको हम डायमॉर्फिज्म कह सकते हैं। तो ये इन्हें बताया कि डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मेल अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मैंने दिखाया, फीमेल अलग शो करते हैं, इसको हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे कैसे हो सकते हैं फिजिकली। देखिए मेल अलग दिख रहा है, मसल्स मेल में आपको कैसे दिख रही है, फीमेल में कैसे दिख रही है, शक्ल, हेयर्स, एवरीथिंग। मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म, दिखने में दोनों अलग दिख रहे हैं। एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनली मेल अलग फीमेल अलग, दिस इज एनाटॉमिकल डायमॉर्फिज्म। तो क्या क्या डायमॉर्फिज्म हमने पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, देन थर्ड आती है हमारी ये बिहेवियरल भी कह सकते हैं। मेल और फीमेल का दिमाग अलग चलता है, फीमेल्स को ज्यादा रीजनिंग चाहिए, क्यों कब कैसे, और मेल्स बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, उनको सॉल्यूशन चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन मत करो। तो इस चक्कर में उनका बिहेवियरल डायमॉर्फिज्म भी शो होता है। फीमेल्स को जब उनका मूड खराब रहता है तो क्या होता है, उनको कोई बोले अरे ऐसा कोई बात नहीं है, लड़कों को तो लड़का तमाचा मार दे, क्यों मुझे, क्यों भाई मेरा सॉल्यूशन निकालो, मेरे को क्या तुम चुप करा रहे हो, है ना। तो दिस इज बिहेवियरल डायमॉर्फिज्म। लड़कों को सहानुभूति नहीं चाहिए, चाहिए होती है कि बताते नहीं है, ठीक है। ये क्यों होता है, हार्मोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ये ड्राइव नहीं करता, फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन, ये उनको क्या कहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट, मुझे समझाओ, मेरे को एक्सप्लेन करो, लड़कों का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये हमने तीन तरह के डायमॉर्फिज्म पढ़े, सेक्सुअल सॉरी एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर, मेल्स एंड फीमेल में। अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। एक मिनट रुको। तो मैं आप लोगों को बस अब एक चीज कहूंगी कि अब यही 3-4 महीने हैं जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी है। तो अपना भी नाम करो, पेरेंट्स का भी करो, कुछ सर लोग का भी, हम लोग की मेहनत का भी करो, है ना। तो अब बस पढ़ाई करो, अभी 2-3 महीने किसी की शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई कि आप अच्छी जगह सेटल हो जाओ, फिर 1 साल यही सब करना है क्या, नहीं ना। तो एक अच्छा कॉलेज मिले इसके लिए अभी 3 महीने बहुत दर्द लिए, दर्द मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं इजीली हो जाएगा, नहीं, बहुत बहुत रोना पड़ेगा, पर उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो रिलैक्सेशन 1 साल की और मेहनत से तो बेटर ही है। तो आज से सिर्फ क्या करना है, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल लगाओ। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतनी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अभी ये मत ध्यान दो, बच्चों की आदत होती है, सबकी आदत होती है, जो चीज छूट रही होती है ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं कराया मैम ने, वो सर ने नहीं कराया, बेटा जो आपने पढ़ लिया उसमें आपको कितना आता है, तो जो आपने पढ़ लिया एटलीस्ट उसको तो 100% कर लो, ताकि जो नहीं पढ़ा है जब हम वो पढ़ाए तब उसका टाइम देना। आपने 11th में भी प्लान फिजियो नहीं करी, सिर्फ उस पर मत लगे रहो। अभी जो हमने पढ़ाया बाकी 11th का क्या वो आपका कंप्लीट है, तो जो कंप्लीटेड है, जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, उसको तो पूरा फ्लरिश करो, कंप्लीट हम करा दें, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है।
मई में पेपर है ना, हाँ आपका कोर्स करा देंगे, पर जो चीज हमने पढ़ा दी है अभी, इवोल्यूशन वाला चैप्टर, ये यूनिट हमारी हो गई, इसको इसके क्वेश्चन हमारे एक भी नहीं छूटने चाहिए, हमका ये मेक श्योर करना चाहिए इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो हम कर लेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा है, पर वहां हम कॉमन सेंस लगाते हैं, यार ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ चांसेस किसके है, इसके। तो इस तरीके से भी करना है। बाकी आपको पता है मेन एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप हमेशा ये नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव ना चाहे ज्यादा। यहाँ जो टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग देती है। चलो ये टेस्ट जो अभी दे रहे हो ये अच्छा दो, ये मत सोचो कि हमने वो प्लांट नहीं करी, वो नंबर कम होगा, आप जब खुद अच्छा परफॉर्म करके आओगे ना तो आपको पता चलेगा यार चलो मैंने वो नहीं पढ़ा था, पर जो मैंने पढ़ा था वो मेरा हो गया, तो खुद में एक सेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्या होगा, गोनाड, जहां मेन वो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या है दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं गोनाड, दूसरा सेकेंडरी। गोनाड क्या करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो मेन काम है, जो मेन काम होता है इसका क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो करेगा वो होगा प्राइमरी। तो स्पर्म बनाने का जो मेन काम है वो जो कर रहा है वो है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी कौन होंगे, जो उसका ट्रांसपोर्ट कराए, जो उसको मेच्योर करने में हेल्प करे, जो उसका कुछ नहीं लगा है, जो उसका स्टोरेज करें, वो आएंगे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। अब ये कौन से होंगे, आधे तो आपको याद ही आगे होंगे, पर अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो दो टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करे, सेकेंडरी जो उसके फर्दर ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में या मैच्योरेशन में हेल्प करे। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं हम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है मेल में, देखिए, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, also produce sex hormone. Male gonads are testes. Male primary sex organ is testes. Testes singularly बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में हम testes बोलते हैं। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये बनाता है स्पर्म और सेक्स हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक याद आया? आप लोग खुद क्लास में बोला करो, धीरे धीरे बोल लिया करो, तो क्या होगा आपको याद हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि हमने मेल चालू किया है। प्राइमरी यार, प्राइमरी कौन है, हाँ टेस्टिस है, और टेस्टिस करता क्या है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। ठीक है, प्राइमरी। अब यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, जो फीमेल पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होगा जो मेन गैमेट बना रहा है, और बाकी सेकेंडरी वो होंगे जो हेल्प कर रहे हैं इस गैमेट को फर्दर रिप्रोडक्शन हेल्प में। ठीक है, अब मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखेंगे। एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर, जो आउटवर्ड में दिखाई देते हैं वो है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो कि होते हैं पेनिस एंड स्क्रोटम। बाकी सब तो इंटरनल हो गया, पर पेनिस एंड स्क्रोटम एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इट इंक्लूड्स पेनिस एंड स्क्रोटम। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पेनिस की। पेनिस क्या होती है, ये एक कॉमन पैसेज है, इसी से यूरिन भी पास होती है, इसी से स्पर्म्स भी पास होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमने सबसे पहले उठाया पेनिस। पेनिस जो रहती है इसके थ्रू यूरिन भी पास होती है और स्पर्म्स भी पास होते हैं। इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर ड्यूरिंग यूरिनेशन क्या होता है, ये इरेक्ट हो जाती है। तो इरेक्ट होने के लिए इसमें क्या रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू, जो क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर करने में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पेनिस में क्या होता है, सबसे पहले तो कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म का, दूसरा इसमें इरेक्टाइल टिश्यू रहते हैं जो इजीली मेल गैमेट को फीमेल पार्ट तक इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें एक ओपनिंग रहती है, जो ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरेथ्रल मियाक्स। ठीक है, ये जो ओपनिंग इसको कहते हैं यूरेथ्रल मियाक्स। इट हैज एन एनलार्ज एंड। अब पेनिस में एंड में एक एनलार्ज पार्ट रहता है, मतलब ये नॉर्मल जेल है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा पार्ट, एनलार्ज पार्ट है, जिसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। अब ये जो ग्लैंस पेनिस रहती है इसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट रहती है, एक शीट प्रेजेंट रहती है, जिसको कहते हैं फोरस्केल। समझ में आया तक? सबको याद होगा जल्दी से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी वो जो क्या बना है, प्राइमरी वो जो मेन गैमेट बना है और कुछ सेक्सुअल हार्मोन बना है,
जैसे कि मेल्स में आता है टेस्टिस। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करती मेल की, तो वो था क्या था एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस की बात करते हैं, कॉमन पैसेज फॉर, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसका नाम है यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। इसके बाद इसका एंड एनलार्ज, इसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग, एक शीट है, इसको कहते हैं फोरस्किन। इसके बाद हमारे पेनिस में, मेल्स के फीमेल पेनिस में एक तरीके के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, एरेक्टाइल। और एरेक्टाइल टिश्यू क्या करते हैं, ट्रैक में मेल गैमेट को पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारा पेनिस हो गया। अब देखिए कुछ जगहों पे क्या होता है, जैसे हमने बात की ना कि ये ग्लैंस पेनिस जो एनलार्ज पार्ट है इसके ऊपर फोरस्किन प्रेजेंट रहती है, पर बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे रिलीजन में इस फोरस्किन को रिमूव करा दिया जाता है, इसको कहते हैं सर्कमसेशन, ठीक है। सर्कमसेशन इज रिमूवल ऑफ फोरस्किन फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस। ग्लैंस पेनिस के ऊपर कवरिंग रहती है जिसको कहते हैं फोरस्किन, और कुछ कल्चर्स रिलीजन में इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको कहते हैं सर्कमसिजन। It is an elective surgery performed on babies and children due to religious and cultural reason. अब पर ये जो प्रैक्टिस है, कहा गया है WHO ने कि ऐसे एरियाज जहां पर HIV होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैंगे, वहां पर ये करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कमसिशन क्या करता है, लोअर्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सर्कमसिशन होने से ये जो HIV का इन्फेक्शन का रिस्क है ये कम हो जाता है। WHO suggests considering circumcision as a part of comprehensive HIV prevention program in areas with high endemic rates of HIV. ऐसे एरिया जहां पर HIV होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, WHO ने पर्सनली सजेस्ट किया कि वहां सर्कमसिशन कराने से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज ए वेरी गुड, एक बहुत बेनिफिशियल एक्ट है। इट परफॉर्म्स, अगर ये करेक्टली परफॉर्म किया जाए, जैसा प्रोसीजर वैसे किया जाए, तो कोई भी बायोलॉजिकल मतलब फंक्शनिंग में पेनिस की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है अगर प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो सर्कमसिशन का बेनिफिट क्या है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ HIV एज वेल एज मेनी अदर इन्फेक्शंस, ठीक है। चलिए अब हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्क्रोटम पे, हमारा सेकेंड एक्सटर्नल पार्ट। ये एक सैक लाइक, सैक मतलब बोरा, सैक मतलब एक लूसा कुछ भी झोला टाइप। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमेन में नहीं रहता है, कहाँ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। एक्सटर्नली इट लुक लाइक अ सिंगल पाउच, बाहर से तो लगता है कि ये एक ही पाउच है, कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है, इस तरीके का एक पाउच दिखता है, पर इंटरनली ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। जैसे अलमारी होती है, बाहर से एक दिखती है पर बीच में पार्टीशन रहता है, जैसे स्क्रोटम एक्सटर्नली तो कैसे दिख रहा है कि एक पाउच है, पर इंटरनली ये डिवाइडेड रहता है, सेपरेटेड इनटू लैटरल पोर्शन बाय मीडियल रिज कॉल्ड रैफे। बीच में जो पार्ट, जो एक बाउंड्री इसको डिवाइड कर रही है इंटरनली, वो है रैफे। इंटरनली द स्क्रोटल सेप्टम डिवाइड द स्क्रोटम इनटू टू सेक्ट। स्क्रोटल सेप्टम उसको कहते हैं जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और हर पार्ट में एक एक टेस्टिस होती है। मेरे के पास दो टेस्टिस है, स्क्रोटम एक ही है, तो एक स्क्रोटम में दो टेस्टिस तो नहीं आएगी, तो दो जो उनके चेम्बर्स हैं, वो चेम्बर को मिडल से किसने हटाया है, नहीं, स्क्रोटल सेप्टम ने, और दोनों ही वो चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है। अब ये कहा गया स्क्रोटम में जो टेम्परेचर रहता है ये 2 to 2.5 डिग्री लोअर रहता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। मेल की बॉडी टेम्परेचर जो भी है उससे 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रहता है किसका, स्क्रोटम का। जो क्यों जरूरी है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एंड स्पर्म वायबिलिटी के लिए। मतलब वायबिलिटी मतलब वो कैसा रहे, फर्टाइल रहे, जिंदा रहे, और उसके प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसीलिए बॉडी से बाहर रहती है क्या, स्क्रोटम। यहाँ पर है ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, तुम लोग पूरा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से हम कल पढ़ेंगे, तो आप लोग इसका वो कर लेना, ठीक है, फिर इसको लिख लेना। अब मैं कोशिश करूंगी कि जहां तक होगा ऐसे ही पढ़ाऊंगी, तो आप घर जाके फिर लिखोगे ना,
वीडियो देख के लिख लेना, रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में। और फिर तो कोशिश करना कि फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखिए और कम से कम लिखिए, है ना, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो